देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने कि जो आपने नई दिल्ली की सीट की बात करी है, तो मेरा मानना है, और मेरा ही नहीं, मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है और जितना मैं वहाँ, क्योंकि मेरा ऑफिस भी उसी एरिया में पड़ता है, जो नई दिल्ली का एरिया पड़ता है ना? तो मैंने जितने लोगों से बात की है, एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने वासरी स्वराज के लिए ये कहा हो कि वो सीट कहीं फाइट में भी है, कोई इंडी या आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी। उस सीट के लिए अगर दिल्ली में कोई सीट जीती जाएगी और सबसे बड़े मार्जिन से, सबसे बड़े अंतर से, तो वो नई दिल्ली की सीट होगी, ये मेरा भी मानना है। और बाकी जितने लोगों से मैंने बात की है, बल्कि वो पत्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मतलब पत्रकार हो, प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो, तो सोमनाथ भारती के पक्ष में है। ना वो सीट बासरी स्वराज सबसे बड़े मार्जिन से जीतेगी। ये मैं, आप इसको नोट करके रखिएगा, तो काम भी आएगा, आगे कभी बात करेंगे इस पर। तो ऐसा कैसे, क्या है उनकी खासियत जो मतलब? देखिए, उस सीट में चूंकि कांग्रेस का जो, जैसा मोदी जी या क्या बोलते हैं आप, गृह मंत्री या किसी के भाषण या कई जगह इंटरव्यू में लोगों से ये बात कहते सुन सकते हैं कि कांग्रेस जिस सीट पे उसका मुख्यालय है, वो सीट भी कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है। तो जो कांग्रेसी वहां काम करते थे, जो कांग्रेस के लिए जिस सीट को शीला दीक्षित होल्ड करा करती थी, वहां उनका एक छत्र राज्य हुआ करता था। ठीक है, केजरीवाल ने उसको तोड़ा, लेकिन वो जो विधानसभा का वोट है ना, विधानसभा में आप देखिए 2014 में मोदी जी 7 सीट स्वीप कर जाते हैं, 2015 में फिर ये 67 सीट लेके आ जाते हैं। फिर 2019 की बात करें, 2019 में ये 7 सीट स्वीप करते हैं, केजरीवाल जो है उसमें वो करीब करीब कितने 63 या कितने सीट ले आते हैं। तो विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न में अंतर होता है, ये किसी भी स्टेज पे देख सकते हैं और किसी भी स्टेट में देख सकते हैं। तो नई दिल्ली की जो सीट है, वहां इस तरह का पैटर्न बनाओ। सोमनाथ भारती कोई मास लीडर नहीं है। सोमनाथ भारती का नाम और वासरी स्वराज का नाम, चूंकि उनकी माता जी का नाम भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो दोनों वकील हैं, दोनों अपनी अपनी पैर भी कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बातें भी अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। लेकिन बासरी स्वराज के कहने का तरीका और सोमनाथ भारती के कहने का तरीका बहुत आसमान जमीन का अंतर है। जब आप एक जगह कहीं बैठे हुए उनके भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात हो गई ये नई दिल्ली सीट की। उसके बाद आप बात करें, इन्होंने अखिलेश जी सोमनाथ जी गए थे खड़गे साहब के यहाँ, कल ही गए थे। हाँ, वो आपने बात बताई, क्योंकि वो कहीं भी साथ नहीं लड़ रहे, कांग्रेसी नहीं लड़ रहे उनके साथ, कांग्रेसी कहीं भी उनके साथ खड़े हुए नहीं मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कहने गए थे, क्षेत्र में जो वहां के लोग हैं, बल्कि उसके जिला अध्यक्ष से आप वैसे बात करके देख लीजिए, ये पता लग जाएगा आपको कि कहीं उनके साथ भी नहीं जाना। और आपके जो कुछ लगातार विवाद में रहने वाले नेता में से कुछ नहीं, मैं उस पे भी आ रहा हूँ कि सोमनाथ भारती जी, जब मैं चूंकि मैं विधानसभा भी कवर करता था और दिल्ली की राजनीति में जिस समय शीला दीक्षित थी, उसके बाद ये लोग आए, उस समय मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। जब ये किस तरीके से विवाद में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला हो, फिर विधानसभा में आते थे, वहां से पता लगे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले गायब हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं। और उनका बड़ा भोलापन जो है ना, वो सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं है कि वो सिर्फ अपनी विधानसभा में उन्होंने नेटवर्क ठीक बनाया, अपनी विधानसभा में वो अपनी विधानसभा के वोटिंग में हो सकता है अगली बार भी जीत जाए, उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अगला जो चुनाव होगा 2025 में हो सकता है सोमनाथ भारती वहां फिर जीत जाए। लेकिन लोकसभा के चुनाव में बहुत बुरी हालत अगर किसी सीट पे इंडी गठबंधन की होगी तो वही सीट होगी। अब बात करता हूँ कन्हैया कुमार की, जो इन्होंने अभी अरुण जी बता रहे थे। कन्हैया कि सोमनाथ भारती का कनेक्शन भी तो बिहार से है, बिहार रूट के ही नेता है वो भी। नहीं, बिल्कुल वो बिहार के नेता है। मैं उसमें जोड़ देता हूँ, उसमें 2 सुरक्षित सीटें भी हैं, करोल बाग और पटेल। हाँ, करोल बाग है, लेकिन आप करोल बाग को आप दूसरे सेंस में उसमें भी देखिए कि वहां के जो मंत्री बनाए गए थे, राजकुमार आनंद शायद उसी सीट से हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इनका जो कैडर है वो उस हिसाब से लोकसभा के लिए काम करेगा क्या, राजकुमार आनंद कुछ लोगों को नहीं ले जाएंगे क्या। तो बहुत सारी समस्याएं, और सिर्फ अगर सुरक्षित सीटों से कोई जीत जाता तो सुरक्षित सीट वाले खड़े कर देते ना, हर जगह पे सुरक्षित सीट खड़े नहीं कर रहे हैं। उनके उम्मीदवारी को स्ट्रांग माना जा रहा है, तभी उसी एक सीट की बात की जा रही है जहां त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है, बाकी सब जगह हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि दिल्ली में किसी भी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि बीएसपी का वोट प्रतिशत आप पिछले कितने भी चुनाव में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। और राजकुमार आनंद जो है, ये कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रभाव किसी जगह पे छोड़ पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके जिस सीट पे मैं रहता भी हूँ,
इनका जो है कन्हैया कुमार जी का। कन्हैया कुमार बोलते बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जहां खड़े होते हैं वहां लंबी सी भीड़ लग जाती है। तो क्या ये जो केजरीवाल जाते थे कि किसी भी जगह पे जाते हैं बहुत लंबी सारी भीड़ लग जाती है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो सारे वोट में कन्वर्ट हो जाता है। वो जा कहाँ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। वो मुस्तफाबाद का इलाका, वो सीलमपुर का इलाका, वो नई सीमापुरी का इलाका, वहां तो भीड़ लगेगी ही लगेगी उनके आने पर। वो इसलिए लगेगी क्योंकि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बीजेपी के लिए तो खड़े होंगे नहीं। वो खड़े किसके साथ होंगे? उनके पास कोई अगर दूसरा विकल्प होता है कि कांग्रेस होते तो कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी होती तो आम आदमी पार्टी के लिए भी खड़े हो जाते। अखिलेश जी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को शायद पता नहीं है कि उमर खालिद के साथ इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि उमर खालिद, तो उन्होंने कहा कि मैं उमर खालिद को नहीं जानता। और दूसरी बात कि शाहीन बाग आंदोलन में कन्हैया को हम लोग उतना उपस्थित नहीं देखते थे क्योंकि हम सब वहां सक्रिय थे, तो हम जानते हैं जी। नहीं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ कन्हैया कुमार की नहीं, यहाँ बात है कि मुस्लिम समुदाय क्या बीजेपी के पास जाएगा? क्या नहीं जाएगा? तो बीजेपी के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो है ना? तो बीजेपी का वोट अगर नहीं मिलेगा तो ये स्वाभाविक तौर पर कन्हैया कुमार के पास मुस्लिम वोट जाएगा। और मुस्लिम वोट के बारे में जैसा गिनवाया उन्होंने कि भाई बाबरपुर है, नई सीमापुरी है, मुस्तफाबाद है, सीलमपुर है, करावल नगर के कुछ हिस्से हैं, इनमें मुस्लिम समुदाय की बहुतायत है। लेकिन ऐसे फैक्टर में ये नहीं है कि ये मुस्तफाबाद और सीलमपुर को छोड़ के कि वो पूरा सीट निकाल ले जाए। जैसे बाबरपुर की बात करते हैं, बाबरपुर में बहुत अच्छी संख्या है मुस्लिमों की, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की संख्या भी उसी स्थिति में है। तभी यहाँ नरेश गौड़ 3-4 बार विधायक रह चुके हैं। और यहाँ जब भी कोई आदमी टिकट देता है, कांग्रेसी भी पहले टिकट देते थे तो ब्राह्मण देख के देते थे, वो मुस्लिम को टिकट नहीं दे पाए आज तक। रजिया सुल्ताना कांग्रेस में रहते हुए टिकट नहीं ले पाई, जो आम आदमी पार्टी में है इस समय। आज की तारीख में आप मतीन अहमद को देखिए, मतीन अहमद कांग्रेस के मेंबर थे, इतने लंबे समय तक विधायक रहे, निर्विवादित हैं, लेकिन उनको नहीं दी ना सीट आपने बाहर से लाके दे दी। तो यहाँ जो भीषम शर्मा जैसे लोग जो पहले ये चाह रहे थे कि हमको, जिन्होंने इलाके में पोस्टर भी लगवा दिया था, ये आप कैसे मानेंगे कि मतीन अहमद, भीषम शर्मा, इस जैसे लोग इस कन्हैया कुमार के लिए काम कर रहे होंगे? वो बाहर से आए हुए व्यक्ति को, जो यहाँ से 5-5 बार 4-4 बार विधायक रह चुके, जिनके मन में ये सपने सज रहे थे कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगा, उनकी सीट छोड़ के आपने दूसरों को दे दी। ये एक बात तो हो गई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को लेकर। फिर दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी है, वो क्या आम आदमी पार्टी जब ये प्रचार करने जाते हैं, आप इनका कोई भाषण उठा के देख लीजिए पीछे, ये क्या बात करते हैं कि इलाके में सड़क अच्छी नहीं बनी हुई है, इलाके में नालियों की स्थिति खराब है, इलाके में पानी की सप्लाई अच्छी नहीं। किसके काम है ये? काम सारे के सारे वर्तमान राज्य सरकार के काम है। और राज्य सरकार के काम की आप बुराई कर रहे हो, उन्हीं का वोट कैसे मिल जाएगा? आम आदमी पार्टी आपको कैसे सारा वोट कन्वर्ट कर देगी? मुस्लिम जो लोग हैं वो वोट दे देंगे, लेकिन जो दूसरे वोट है, आम आदमी पार्टी आपके साथ कन्वर्ट नहीं हो पा रही है कि आम आदमी पार्टी है। ये कन्हैया कुमार का हाथ लेके खड़े हो जाते हैं मुंह पर जाके, तो इससे ये मतलब नहीं कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो उनको वोट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ की, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ मनोज तिवारी को लेके जो उनके संगठन के लोग हैं उसमें भी कुछ खींचतान है। खींचतान इस सेंस में है कि ये जो 10 साल रहे, 10 साल के दौरान इनके कई जगह आपको ये कहते हुए लोग मिल जाएंगे, इन्हीं की पार्टी के लोग, कि जहां इनको बुलाया जा रहा था वहां ये पहुंच नहीं रहे थे। तो जो नहीं पहुंच रहे थे, आपके संगठन के लोग आपको बुला रहे थे और वहां नहीं जा रहे थे, तो ये वाली दिक्कत तो इनके साथ है। लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय इंडी गठबंधन को ले जाएगा जिता के? आप इनके वोट देख लीजिए, दोनों के वोट जोड़ के, आप जैसा पहले कहा, दोनों के वोट जोड़ के भी इनके बराबर नहीं पहुंच रहे हैं। 2014 की बात कर रहे थे अरुण जी की 2014 में अगर हम जोड़े, बिहार के लोग अखिलेश जी क्या करेंगे? बिहार के लोग तो दे सकते हैं। नहीं, बिहार तो दोनों ही है ना, दोनों ही पूर्वांचली हैं। यहाँ बिहार का कोई वोटर नहीं होता है, यहाँ सिर्फ पूर्वांचल के नाम पे वोट चलता है। पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आ जाता है और पूर्वांचल में हमारा बिहार भी आ जाता है। तो जो सीटें हैं वो, लेकिन तो बुराड़ी को एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ मनोज तिवारी के लिए नहीं है। अगर 10-12% का वोट का अंतर देख रही हूँ इन दोनों के लेकिन है नहीं, आप देखिए दोनों चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ता है, लोकसभा चुनाव क्योंकि उनको जिताना है भाई, विधानसभा हमको इनको दे देनी है, लोकसभा में मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। कैंडिडेट यहाँ बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यही वजह है कि सारे के सारे लोग बदल दिए जाते हैं, तब भी वो वही जीत के आ जाते हैं। इसका कि भाई आपने अपना कुछ बनाया नहीं ना। ऐसे प्रत्याशी जो बीजेपी के हों, जिन्होंने अपना होल्ड कुछ बनाया हो,
तब तो बात करें कि इनको हटाने से ये नुकसान हो जाएगा। अपना तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं। जैसे कि बल्कि मनोरमा उल्टा हुआ है, बल्कि अखिलेश जी शायद उल्टा हुआ है कि इनको ही सिर्फ रिटेन किया, बाकी का टिकट बदल दिया। इसका मतलब मनोज तिवारी ने कोई बेस बनाया है, यानी बीजेपी मनोज तिवारी नहीं, मुझे देख के जो लगता है मनोज तिवारी जी का जो बाकी काम है ना, जैसे आप उस पूरे प्रकरण को ले जाइए, जो क्या नाम है उनका, बागेश्वर बाबा जी का, बागेश्वर बाबा जी का पूरा कंपेन उठा के देख लीजिए आप। वो बागेश्वर बाबा का कंपेन चलाने में सबसे बड़ा हाथ मनोज तिवारी आपको उनके हर मंच पे दिखाई दे जाते हैं जिस दौरान कार्यक्रम चलता है। तो हिंदुत्व का एजेंडा तो उन्होंने उठा ही रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुत्व के नाम पर चल रहा है। और दूसरा, इनके पास पूर्वांचली चेहरा और था क्या? पूर्वांचली अगर कोई देते तो और कहाँ से ला के देते हैं। अब बात करते हैं ईस्ट दिल्ली की तरफ आ जाए, दूसरी सीट है ईस्ट दिल्ली में। कुलदीप कुमार को इन्होंने टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, और बीजेपी ने अपना नहीं, मनोज तिवारी सीट पर एक और जानकारी चाहिए थी, वो ये कि मतलब क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं तो मोदी के खिलाफ गुस्सा, जैसे अरुण सर ने कहा था कि है, और मोदी के खिलाफ वोट जनता में, तो क्या जब आपने कहा कि यहाँ पे कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोकसभा चुनाव में जो है वो जो केंद्र में जो चेहरा है उसको देख करके वोट करते हैं, तो क्या इसका असर वो नाराजगी मनोज तिवारी के अगेंस्ट में नहीं जाएगी? एक्चुअली क्या है कि इस चुनाव में गुस्सा कहीं नहीं, नाराजगी है, गुस्सा नहीं है। अरुण कुमार जी करते गुस्सा है ना, गुस्से, वोट का परिवर्तन हमेशा गुस्से में होता है। गुस्सा उस तरह का नहीं है जो कह दे कि मोदी से बड़ा चेहरा कोई है कि मैं प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को बनाना चाहता हूं इसलिए मैं इस पार्टी के साथ चला जाता हूं। सांसद के लिए इस समय वोट देने वाले लोग बहुत कम है कि मेरा ये सांसद बनेगा तो मेरा ये काम करा देगा, ऐसा वोट देने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग, किसी से भी आप बात कर लें, आप यूथ से बात कर लें, किसी भी 18-19 साल 20 साल के बच्चे से, तो आपको ये वही बताएंगे कि नहीं जी हमको तो मोदी अच्छा लगता है। या तो एकदम धुर विरोधी होगा। धुर विरोधी का मतलब कि उसको कहना है कि नहीं तो हमको मोदी तो दिक्कत है तो हम तो किसी को भी दे देंगे लेकिन मोदी को नहीं देंगे। तो ऐसों की संख्या आप देखेंगे वास्तव में बहुत कम मिलेगी आपको, क्योंकि आप देखो ना कि कितने परसेंट वोट लेके, अभी हमने कहा 55%, कहीं 60%, कहीं 62% वोट। अगर 100 में से तो नहीं, आप बैलेट वोट की बात होती है, बैलेट वोट में से 60-65% वोट या 66% वोट मिल रहा है, तो पहले तो वोटिंग ही 60% हो रही है। 100 में से 60 ने वोट किया, 60 में से आप 60% और लिख लीजिए, तो 36 लोगों ने, 100 में से 36-37 लोगों ने वोट किया और वो उसकी सत्ता आ जाती है, मतलब वो आदमी आपको जीत के आ जाता है। तो इतना तो आप किसी भी कंडीशन में अगर देखेंगे ना तो मुस्लिम नहीं निकाल सकता उसमें जोड़ के। इस सीट पे सिर्फ और सिर्फ, और इसी सीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक फैक्टर इंडी गठबंधन के शामिल होने से हुआ है, वो ये हुआ है कि मुस्लिमों का वोट नहीं बटेगा। ये एक मजबूत पहलू है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम वोटर जो पिछले 2 चुनावों में अलग अलग, कुछ आम आदमी पार्टी को चला जाता था, कुछ कांग्रेस को चला जाता था, वो वोट कंसोलिडेट हो रहा है, वो वोट एक जगह। लेकिन जैसा पिछले चुनावों में भी हुआ, और हर जगह पर जहां भी मुस्लिम समुदाय की वोट होते हैं वहां अगर कोई बीजेपी का आदमी आता है वो 3 तलाक की बात जरूर करता है, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके दिमाग में जो थोड़ा बहुत भी 3 तलाक को लेके बात करते हैं, थोड़ा बहुत भी उसको लेके जानते हैं, वो 3 तलाक पे बीजेपी के, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई मुसलमान वोट नहीं दे रहा, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो इस बातों को समझते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज गिनवाने को राजी नहीं हो पाते हैं। आज आप दिल्ली के मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने की बात कर लीजिए, तो क्या केजरीवाल की बात अगर हम करें तो मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने क्या क्या आज तक हज मंजिल नहीं बन पाया। जो कांग्रेस सरकार ने द्वारका में जमीन अलॉट करवाई थी, आज तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड का हाल आप देख ही रहे हैं कि अहमदुल्लाह के कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं, जमीन पे कब्जा हो रहा है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं पा रहा। तो कुछ पहलू, वो जो कुछ समझदार या कुछ जो इन चीजों को समझ पा रहे हैं वो लोग, हो सकता है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी बीजेपी के पास चले जाएं। तो यहाँ बीजेपी के अगर नहीं भी जाते हैं तो हिंदू जहां कभी भी, ये पूरे देश का ट्रेंड है, जहां कहीं भी मुस्लिम इकट्ठा होता है, जब हिंदुओं को ये लगता है कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तब वो एक साथ हिंदू भी बढ़ के आता है।